नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सामाजिक विज्ञान का एक निश्चित सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो है हम लोग देखेंगे जो कि विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा आवाज़ सही से आ रही है। आवाज़ सही से आ रही होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। अभी कुछ ही देर में हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर कोई क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आते हो तो उनके बारे में नोट करते चलिएगा साथ साथ में, और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जिसमें आपको जो है थोड़ा डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शुरुआत करते हैं। तो सभी विद्यार्थी बहुत ही तालीमता से बैठ जाइए और पेन और कॉपी साथ में रखिएगा ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नया लगे तो उसके बारे में आप नोट कर सकें। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में भी। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने विशेष अपनी चीजों को छोड़कर, मतलब अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने देश अपने राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो इस चीज को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी निजी चीजों को जो है, निजी स्वार्थ को जो है पीछे छोड़कर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करता है, तो इस चीज को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा फ्रांस। इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा फ्रांस। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं और अगर नहीं आता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज आपको मिक्सचर सेशन दिखाई देगा, फिर बाद में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक करते रहेंगे और अपना जो भी एक महीना हमारे पास समय बचा हुआ है बोर्ड परीक्षा के लिए, काफी बेहतर तरीके से तैयारी करने को आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था भैया? 1920 में स्टार्ट किया था। इसके पीछे का कारण पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक है रॉलेट एक्ट जो कि आपका 1919 में आया था। एक वो है प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। एक ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। और एक है चोरी चोरा घटना, ये आपकी 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको बताए हैं, लेकिन आपको अपना उत्तर देखना है क्या कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि यदि आप हमारा सहयोग करेंगे, यदि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा जो है सहयोग करेंगे, तो हम आने वाले समय में आपको आजादी दे देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जब 1919 में जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद जो है जब भारतीय नेताओं ने डिमांड की कि आप लोगों ने जो हमें आजादी के लिए कहा था, तब क्या एक कारण लेके आए, ये लोग लेके आए रॉलेट एक्ट। अंग्रेज क्या लेके आए भैया? रॉलेट एक्ट। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट के नाम पर रॉलेट एक्ट लेके आए। और ये जो एक्ट था ना भैया, इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको कब तक जेल में रखा जाएगा इसकी भी कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी किसी व्यक्ति को। तो इसके पीछे का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके नाम पे था? सिडनी रॉलेट के नाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करो या मरो का नारा किसका था? डू और डाई किसका नारा था? आपको अपने ऑप्शन सभी दिख रहे होंगे, लगता है चौथा ऑप्शन थोड़ा नीचे रह गया है। जी हाँ, करो या मरो का नारा किसका था? तो ये बात है 1942 की। क्योंकि बात है 1942 की। 1942 में गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। उस समय गांधी जी ने पूरी जनता से आग्रह किया कि यही वो समय है, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो या तो करो या फिर बाद में आपको ऐसी जिंदगी जीनी
पड़ेगी, अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये नारा दिया था किसने? ये नारा दिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना है आपको। देखिए इटली का जो नेतृत्व आपको पढ़ाया गया था, इटली की जो एकीकरण पढ़ाया गया होगा क्लास में, पहला चैप्टर है हमारा इतिहास का, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें पढ़ाया जाता है इटली की क्रांति पढ़ाई जाती है। तो उसमें आपको 3 नाम सुनने को ज्यादा मिलते होंगे, जैसे मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर का नाम आपको सुनने को मिलता होगा। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन ए गेरिबाल्डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? गेरिबाल्डी। द राइट आंसर विल बी गेरिबाल्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, भारत के अंदर कुल कितने संघीय राज्य हैं? ऐसे राज्य जिनकी चर्चा जो है भारत के जो संविधान है उसमें भाग 6 में की गई है, तो वो आपको मिल जाएंगे 28। कितने राज्य संघीय राज्य हैं? वर्तमान में 28 जो राज्य हैं वो हमारे यहाँ संघीय राज्य हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगर सबको समझ में आ रहा है तो भी आपने कमेंट करते रहिएगा। जो भी चीज, जो भी आंसर अगर आपको आते हैं तो साथ साथ में आप भी कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो इसमें देखिए आपकी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ये एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी भारत की राष्ट्रीय पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया गया है समाजवादी पार्टी, ये भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन क्या था आपका? निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुजन समाज पार्टी, ये आपका एक राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? पहला ही चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें आपको इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण की अगर बात की जाती है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क का। किसका नाम हो जाएगा भैया? बिस्मार्क। बिस्मार्क ही वो ऐसा व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जो है शिल्पकार या आधारशिला रखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, तो ये आपका फ्रांस की क्रांति संबंधित है। ये चीजें आपने अपनी कक्षा में पढ़ी भी होंगी और आप हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप यहाँ जानना चाहेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको अपनी क्लास में पढ़ाया गया होगा कि 1799 में ये व्यक्ति जो है फ्रांस में जो है गद्दी पर आता है और 1799 से लेकर 1815 तक ये व्यक्ति फ्रांस की सत्ता पर अपना शासन स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। अगली पुस्तकें आप लोग अपनी जो है किताबें देख के जरूर जाइएगा, किताब का नाम जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, जो है किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो एक ऐसी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है रूसो के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? रूसो के द्वारा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए रूसो किस क्रांति से संबंधित है, तो रूसो जर्मनी की एकीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जर्मनी के एकीकरण से। आप रूसो के नाम सुनकर रूस टिक मत करके आइएगा, क्योंकि ऑप्शन में रूस वहां दे दिया जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? रूसो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, कह रहा है कि 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? देखिए जब फ्रांस की क्रांति की जो डेट है वो है आपकी 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जो है क्रांति हुई थी। इस समय फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था ये बताना है। देखिए यहाँ के जो भी शासक हुआ करते थे उनके नाम के आगे लुई लगाया जाता था। क्या लगाया जाता? लुई। तो इस समय जो है फ्रांस की क्रांति के जो शासक थे, जब फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उस समय वहां के जो शासक थे वो थे लुई 16। कौन थे? लुई
16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की। देखिए आपने अगर पढ़ा होगा है चैप्टर, तो इसमें बताया जाता है कि इसमें तीन तरीके के जो है वर्ग हुआ करते थे। कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक वर्ग होता था आपका, ठीक है, क्लर्गी। ठीक है, एक वर्ग होता था आपका क्लर्गी, एक वर्ग होता था नोबिलिटी का, एक वर्ग होता था नोबिलिटी का, और तीसरा जो वर्ग था इसके भी 3 पार्ट हुआ करते थे। ठीक, ए बी सी करके इसमें 3 पार्ट हुआ करते थे। देखिए इसमें एक मुख्य अवधारणा ये रही कि टैक्स का जो भी भार था, फ्रांस में अंदर जो टैक्स देने का जो भार था, वो पूरा भार तीसरे स्टेट के लोगों पर था। किसके स्टेट पे? तीसरे लेवल के लोगों पर था। इन लोगों को कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, इन्हें जन्म से ही विशेष अधिकार मिल जाते थे। इन्हें फ्रांस में कोई भी टैक्स नहीं मिलता था, लेकिन सुविधाएं इन्हें सबसे ज्यादा दी जाती थी। तो फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? अच्छा, इसमें आपको स्पष्ट करने वाली बात यह है कि जिस समाज को ज्यादा शोषण होगा वही आवाज उठाएगा। भाई ये लोग आवाज क्यों उठाएंगे? क्योंकि इन्हें तो ठीक ही लग रहा था, ना टैक्स देना ना कुछ देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा आपका मजदूर वर्ग। कौन सा? मजदूर वर्ग। ठीक है, आंसर आपको सभी क्लियर हो रहे हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत के बारे में बताया? ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन के बारे में बताया। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू किसके बारे में बताया? अधिकार विभाजन के बारे में बताया। आज जो भी आप शक्तियों का बंटवारा देखते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्यपालिका के बारे में, ठीक है, आपकी कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में। इसके बारे में न्यायपालिका के बारे में। तो ये सारी चीजें उस समय जो है मॉन्टेस्क्यू ने इन चीजों के बारे में बताया। तो अधिकार विभाजन के बारे में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? चांसलर देखिए जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है, भारत के अंदर आपने अगर प्रधानमंत्री का पद देखा होगा, तो वैसे जर्मनी में आज भी जो है वहां प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के इक्वल जो है चांसलर होता है वहां। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ये बात आपको बताना है। देखिए फ्रांस जो है वो पूरी तरीके से जो है गणतंत्र हुआ, वो हुआ 1848 को। तो प्रथम चांसलर जो है जर्मनी के कौन बने? बिस्मार्क। और कब बने याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हो गया क्वेश्चन है 1848। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे अपना, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बार बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई भैया? फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन यहाँ के जो मजदूर वर्ग था उसने क्या किया था, फ्रांस की जेल थी, उसका नाम था बास्टील की जेल, उस बास्टील की जेल को तोड़ दिया और वहां से कुछ जो बंदी थे उनको छुड़ा लिया। तो बास्टील की जेल थी वो राजा की निरंकुशता का प्रतीक मानी जाती थी। कोई भी व्यक्ति अगर राजा का विरोध करता था तो वो उठाकर उसको बास्टील की जेल में डाल देता था। तो जब वहां की जनता ने बास्टील की जेल को तोड़ दिया, वो डेट दिया कि 14 जुलाई 1789 को, उसी दिन से जो लोग जो है आज भी फ्रांस के लोग जो है अपना 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और सन कौन सा था? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। ठीक है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध अगर आपसे पूछा जाता है तो फ्रांस से था। कहां से था भैया? फ्रांस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1799 से लेकर 1815 तक। ठीक है, इस पर फ्रांस पर जो है किसका अधिकार रहा? नेपोलियन का। और 1815 में आपने सुना होगा वाटरलू की लड़ाई हुई थी, इसमें जो है नेपोलियन पहला युद्ध हारा था और इसे फिर जो है सेंट हेलेना नामक एक जो द्वीप है वहां पर भेज दिया गया और 6 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं।
तो 15 क्वेश्चन आपने पढ़े। ऐसे ही और भी क्लासेस अगर आपको जो है लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम आपके लिए जो है बोर्ड परीक्षा के जो एग्जाम आपके पर समीप आ रहे हैं, इसकी तैयारी, बेहतर तैयारी कैसे हो सके उसके लिए हम लोग आपको ऐसे सेट वगैरह करवाते रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई।